वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम एडवोकेट मंजीत। आई होप यू ऑल डूइंग फाइन। सो आज के वीडियो में अगेन आई विल कंटिन्यू विद द स्लम्स एक्ट एंड विल स्टार्ट विद सेक्शन 4। सो सेक्शन 4 इज ऑल अबाउट डिक्लेरेशन ऑफ स्लम एरियाज। तो यानी कि एक एरिया को किस बेसिस पे स्लम एरिया डिक्लेयर किया जाता है, कौन डिक्लेयर करता है एंड व्हाट इज द प्रोसीजर, इसके बारे में सेक्शन 4 में दिया गया है। Section 4 says that competent authority. Now, who is competent authority? इसके बारे में हमने already बात की in my previous video. Under Section 3, state government appoint करता है competent authorities को. If you want to refresh, you can go back to the video and check. तो ये ऐसी competent authority को अगर लगता है कि कोई area है, of course in the state of Maharashtra, because we are talking only about the Maharashtra Slum Areas Act. So in the state of Maharashtra अगर कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे वो एक डेंजर बन गया है फॉर ह्यूमन लाइफ, उसकी ह्यूमन लाइफ की सेफ्टी को इंडेंजर करता है, या पब्लिक का कन्वीनियंस जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है या वो थ्रेटन हो रहा है, उस एरिया में या उसके आजू बाजू के जो भी एरियाज है वहाँ पे इंडेंजर है ह्यूमन लाइफ को, या कोई ऐसी बिल्डिंग है जहाँ पे रहना मुश्किल है, ऐसी कोई बिल्डिंग या एरिया जो है जहाँ पे इट इज़ नॉट फिट कि वहाँ पे ह्यूमंस रहे बिकॉज ऑफ एनी XYZ रीजंस, लाइक कि वो एक डिलापेटेड कंडीशन में है, यानी कि बहुत पुरानी है, कभी भी गिर सकती है, उसका डिज़ाइन बरोबर नहीं है, लेन्स वगैरह बहुत नैरो है, वहाँ पे सनलाइट फ्रेश एयर नहीं आ सकती है, सैनिटरी कंडीशंस अच्छे नहीं हैं, वाटर सप्लाई नहीं है बरोबर, ड्रेनेज सिस्टम बरोबर नहीं है। तो ये सारी रीजंस की वजह से अगर लगता है कि ह्यूमन लाइफ को एंडेंजर है, उसकी सेफ्टी वहाँ पे नहीं है रहने में, तो ऐसे एरिया को जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो एज स्लम डिक्लेयर कर सकता है। सो अगेन डिक्लेरेशन के लिए जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो इसे डिक्लेयर करेगी वाया अ नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गज़ेट एंड इसे वाइड पब्लिसिटी देगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस डिक्लेरेशन के बारे में पता चले। Now अगेन जो ये बिल्डिंग्स की हमने बात की है, इफ़ यू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ द सेक्शन, वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि कोई ऐसी बिल्डिंग्स या देर आर सम काइंड ऑफ बिल्डिंग्स जो ये कैटेगरी में नहीं फिट होती है। फॉर एग्जाम्पल सम सोसाइटीज़ लाइक माडा। तो अगर आपको जानना है कि कौन सी बिल्डिंग्स एक्सक्लूडेड है, यू कैन गो इनटू द डिटेल्स ऑफ द सेक्शन। तो अभी डिक्लेरेशन के बाद में अगेन इफ देयर इज एनीबॉडी हु इज अग्रीव्ड बाय दिस डिक्लेरेशन, किसी को तकलीफ हुई है, किसी को लगता है कि ये डिक्लेरेशन प्रॉपर नहीं है, तो वो अपील कर सकते हैं बिफोर द ट्राइब्यूनल। ना अगेन ट्राइब्यूनल क्या होता है? इट्स बेसिकली लाइक अ कोर्ट जहाँ पे डिस्प्यूट्स वगैरह सुने जाते हैं। अगर आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन चाहिए तो महाराष्ट्र स्लम्स एक्ट में सेक्शन 2 में आपको ट्राइब्यूनल का डेफिनेशन मिल जाएगा, जहाँ पे एक जज होता है एंड देयर आर अदर मेंबर्स ऑल्सो। तो अगेन यू कैन चेक आउट इफ़ यू वांट टू नो कि वो ट्राइब्यूनल में कौन कौन होता है। एंड ये जो अपील होती है इट हैज़ टू बी विद इन 30 days फ्रॉम द पब्लिकेशन ऑफ द नोटिफिकेशन। तो यानी कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने एक एरिया को स्लम डिक्लेयर किया है इन द नोटिफिकेशन, जिस डेट को वो नोटिफिकेशन हुआ है उसके 30 days से लेके उसके अंदर आपको अपील करनी है बिफोर द ट्राइब्यूनल, अगर आपको इस डिक्लेरेशन से कोई भी प्रॉब्लम है तो। ना जब ये अपील ट्राइब्यूनल के बिफोर फाइल होती है तो ट्राइब्यूनल क्या करता है, इसकी डिटेल्स जो भी है वो एक लोकल न्यूज़पेपर में जो कि लोकल लैंग्वेज में, यानी कि महाराष्ट्र में है तो मराठी इज़ द लोकल लैंग्वेज, तो वो लैंग्वेज में जो स्लम एरिया डिक्लेयर हुआ है वहाँ पे वो लोकली कोई भी ऐसा न्यूज़पेपर जो ज़्यादा सर्कुलेट होता है तो उस न्यूज़पेपर में पब्लिक नोटिस पब्लिश किया जाता है इनवाइटिंग कि अगर किसी को ऑब्जेक्शंस है विथ रिगार्ड्स टू दिस अपील तो वो ट्राइब्यूनल को विद इन 15 days अप्रोच करे और अपने जो ऑब्जेक्शंस है इन राइटिंग फाइल करे। साथ ही साथ ये जो पब्लिक नोटिस है अपार्ट फ्रॉम द न्यूज़पेपर, इसकी एक कॉपी जो स्लम एरिया डिक्लेयर हुआ है वहाँ पे कोई ऐसी जगह पे भी डिस्प्ले किया जाता है जहाँ पे आते जाते लोगों को वो ईजिली दिख सके। नाउ आफ्टर 15 days ट्राइब्यूनल एक डेट फिक्स करता है हियरिंग की। अगेन इसकी डिटेल्स की कब हियरिंग होगी, क्या टाइम में, कहाँ पे,
ये सारी डिटेल्स अगेन वो एक पब्लिक नोटिस के थ्रू जो एरिया है, स्लम एरिया है, वहाँ पे कहीं पे डिस्प्ले करता है ताकि लोगों को पता चले कि कब एग्जैक्टली ईयरिंग है एंड इफ़ एनीबडी इज़ इंटरेस्टेड कैन बी अ पार्ट ऑफ द ईयरिंग। तो ईयरिंग के दौरान ट्राइब्यूनल ऑफ कोर्स अपेलेंट को तो सुनेगा ही, अपेलेंट यानी कि जिसने अपील फाइल की है उसको सुनेगा, साथ ही साथ वहाँ पे जो स्लम एरिया है वहाँ पे जो भी ऑक्यूपेंट्स है, रेसिडेंट्स है वो एरिया के, उनको भी सुना जाएगा। एंड अगर किसी ने ऑब्जेक्शन फाइल किए हैं, रिटन ऑब्जेक्शंस फाइल किए हैं, तो उसको भी सुना जाएगा ड्यूरिंग द ईयर। एंड सबको सुनने के बाद में अगर ट्राइब्यूनल को लगता है कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने डिक्लेरेशन किया है वो एकदम सही है, तो वो डिक्लेरेशन को कंफर्म करते हैं, यानी कि वो अपहेल्ड करते हैं वो डिक्लेरेशन को। अगर उनको लगता है कि ये जो डिक्लेरेशन हुआ है उसमें थोड़े मॉडिफिकेशंस या ऑल्टरेशंस की ज़रूरत है, तो वो डिक्लेरेशन में कुछ मॉडिफिकेशंस करेंगे। या उनको ऐसा लगता है कि ये डिक्लेरेशन एब्सोल्युटली रॉन्ग है, तो वो उसे रिवोक या कैंसिल भी कर सकते हैं। एंड जो भी ऑर्डर होगा ट्राइब्यूनल का वो फाइनल होगा। वन इम्पॉर्टेंट थिंग, जब भी ट्राइब्यूनल ये सुनवाई कर रहा है एंड उसे ऑर्डर पास करना है, उस दौरान दिस के नॉट बी अ डिफेंस और एन एक्सक्यूज़ कि वो डिक्लेरेशन होने के बाद में वहाँ पे काम ऑलरेडी इम्प्रूवमेंट का शुरू हो गया है, इसीलिए उसे अलाउ करना चाहिए। ये एक ऐसा डिफेंस आप नहीं पेश कर सकते हो before the tribunal will not consider this as a defense. So that's all in section 4 and in today's video. I hope you are finding this series of the SRA Act useful. Do leave comments in the comment section so that I know if you all are finding this series of SRA videos useful or not. And do like, share and subscribe to my channel. I will see you all in my next video. Till then, keep learning.